व्हाट इज द स्ट्रेस? कि स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? स्ट्रेस 3 तरह का होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस? लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को, और दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी लोगों का, और शत शत नमन करती हूँ कि आप लोगों ने खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो मैंने समझा, सीखा, और मुझे ऐसा लगा ये काश मैं सबको समझा पाऊँ, स्पेशली हर फीमेल को समझा पाऊँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, अपने से ज़्यादा हमें दूसरों को सोचने के लिए प्रोग्राम किया जाता है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे माता पिता से है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे भाई बहन से है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे परिवार से है। प्रोग्रामिंग हमें मिली होती और हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते चले जाते हैं। उसमें हम ये भूल जाते हैं कि श्वेता की खुशी कहाँ है, श्वेता को कौन खुश करेगा। और हम सिर्फ सामने खुश नहीं करते रखते लोगों को, अपने को तकलीफ दे करके खुश रखते हैं। अगर सिर्फ सबको खुश रखना है और उसमें खुद को भी रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम खुद को क्या करते हैं, खुद को दुखी करके भी बहुत बार लोगों को खुश करते हैं। वो गलत है। लोगों को खुश करना, खुश रखना कोई बुरी चीज नहीं, बट अपने कॉस्ट पे नहीं, अपने इनर चाइल्ड, अपनी सोल के कॉस्ट पे नहीं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने सेशन में कि जब मैंने साइंस को जाना तो जो सबसे पहला प्रॉमिस मैंने किया, आज मैं चाहूंगी आप सब भी वही करिएगा अपने सोल से, कि मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि मेरी इस सोल को तकलीफ मेरी वजह से हो और मेरी इस सोल की वजह से किसी और सोल को तकलीफ। ये अगर हम लोगों ने अपना गुरु मंत्र बना लिया ना, तो हर तरफ सिर्फ पीस और पीस होगा। मतलब इसको एक ना हैबिट की तरफ बनाएंगे, डिसिप्लिन की तरह, कि हंसना है, हमें हंसना है और हम हंसेंगे। तो आज का सेशन में शुरुआत एक जोक से ही करती हूँ। मेरे और मंगेश सर पे, हम लोगों ने भी साई एंजल्स में बात किया है उसको। तो एक बार क्या हुआ कि मंगेश सर बोले कि बहुत ज़्यादा वो सबकॉन्शियस क्लिनजिंग की बात करते हैं ना, सबकॉन्शियस को क्लीन करना ज़रूरी है, मेमोरी रिप्लेइंग है। तो भगवान जी एक दिन उनके सामने आ गए, बोले अच्छा चलो क्या है, मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज डिलीट कर देता हूँ, तुम्हें फॉर्मेट कर देता हूँ फिर से। बोले हाँ कर दीजिए। उन्होंने उन्हें डिलीट कर दी सारी मेमोरीज और फॉर्मेट कर दिया, न्यू फॉर्मेट डाल दिया उसमें। फिर भगवान जी ने देखा, सोचा कि मैं देखूं कि ये सब डिलीट हुआ कि नहीं हुआ इसके में से। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी पत्नी का क्या नाम है? बोले श्वेता। बोले लो, सारा फॉर्मेट करने के बाद भी वायरस वहीं रह गया। तो कहने का मतलब कि हंसने के बहाने ढूंढने हैं और हंसते रहना है हम सब। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज की इसी हंसी खुशी के साथ, क्योंकि कल सच में अभी तक जो हम लोगों ने सेशंस लिया था उसमें 4 इयर्स था मैक्सिमम जो गया था, कि 4 इयर्स तक कोई नहीं हंसा था। लेकिन कल 6 इयर्स तक भी जब हैंड रेज नहीं हुआ तो लगा कि नहीं, हम कुछ बेसिक ही भूल गए। आइए आज के हम टॉपिक पे चलते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में जैसे हम लोगों ने भी अच्छे से जाना, कल थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्ट्रेस को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाना था अबाउट स्ट्रेस। आज हम जानेंगे स्ट्रेस होता क्या है, कितनी तरह के स्ट्रेस होते हैं, और स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है। आज इन चीज़ों को जानेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शन टू अ प्राइमरी स्टिमुलस और डेंजर, कुड बी रियल और इमेजिन। कहने का मतलब कोई भी डेंजर अगर हमारी, तो स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शन टू अ प्राइमरी स्टिमुलस और डेंजर। डेंजर कुड बी रियल और इमेजिन, दोनों ही हो सकता है। और आज की डेट में जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं, जहां हमारे चारों ओर मैक्सिमम सेफ्टी है, वहां पे रियल डेंजर्स कम है, इमेजिनरी डेंजर्स ज्यादा है। और डेंजर क्या होता है हमारी बॉडी के लिए? डेंजर इज परसीव्ड बाय ह्यूमन बीइंग एज एनीथिंग that threatens their mental, physical and emotional well-being। जो भी हमारे इन 3 हेल्थ को या वेल-बीइंग को डिस्टर्ब करता है, that is danger। वो हमारा माइंड सेंस कर लेता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर माई ओनर, चाहे वो मेंटली नहीं हो, फिजिकली नहीं हो या इमोशनली नहीं हो। तो उसको हमारा माइंड डेंजर सेंस करके फिर उसके अकॉर्डिंग वो सारे डिफरेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अंडर स्ट्रेस people can experience confusion, loss of control, abnormal behavior and irrational fear। ये हम हमेशा आप देखिएगा जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो ये कॉमन आपको फीचर्स मिलेंगे। And when body is threatened with danger, it immediately produces a stress hormone और हमारे fight and flight response को ट्रिगर कर देता है। और होता क्या है कि fight and flight response जो बना था, ये हमारे ancestors के लिए बना था जब वो लोग caves में रहा करते थे, कि या तो ये फाइट करेगा उस सामने शेर से, बाघ से, चीता से फाइट करेगा, या फ्लाई करेगा, मतलब वहां से भाग जाएगा। और इसी रीजन से फाइट एंड फ्लाइट में आप लोगों ने देखा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे लिम्स को मैक्सिमम सप्लाई होने लगा, ताकि हमारे भागने के लिए हमें पैरों की जरूरत होती है। हम पैर से भागते हैं और अगर हमें फाइट करना है तो हमें अपने हाथों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हमारे हाथों और पैरों को चली जाती है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में।
लेकिन क्या होता है कि बट सिंस पीपल कैन नॉट रन अ फाइट इन नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस और इन अ इमेजिन डेंजर, then stress hormone stays in our body only and alter our emotional, mental and physical behavior. क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है उसका फंक्शन है कि जब डेंजर चला जा रहा है तो वो जो फाइट एंड फ्लाइट जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में ट्रिगर हो रहा है वो फिर काम हो जाता है। कहने का मतलब कि जब भी डेंजर आता है, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और जैसे ही डेंजर खत्म हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जगह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ले लेता है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि स्ट्रेस आया गया, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने टेक ओवर कर लिया और हमारी बॉडी कूल काम हो रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम एक स्ट्रेस के बाद दूसरे में लैंड कर जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में, तो जो ये रिलैक्सेशन फेज आ रहा है आफ्टर स्ट्रेस वो नहीं आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज नॉट डेंजरस फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। थोड़ा स्ट्रेस तो हमारी बॉडी के लिए नेचुरल है, बट जब वो प्रोलॉन्ग करता है और रिपीटेडली होता है, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। स्ट्रेस अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बुरा भी नहीं होता है, या स्ट्रेस के लिए अगर मैं कहूँ हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं एक सिचुएशन में। एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में मैं हो सकता है बहुत हाइपर हो जाऊं और सेम सिचुएशन में दिव्यांशु दी कूलली टैकल करेंगे, तो मैं जब हाइपर एक्टिव हो रही हूं तो मुझे वो स्ट्रेस नुकसान पहुंचाएगा। बट अगर उसी सिचुएशन में दिव्यांशु दी उसको कूलली टैकल कर रहे हैं तो उनकी बॉडी और माइंड को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। कहने का मतलब कि आप स्ट्रेस को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, दैट क्रिएट्स डिजीजेस इन आवर बॉडी। अगर किसी के सामने शेर भी हो मुस्कुरा रहा है तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है, और एक शेर का सोच के कि अगर आ गया तो बस हो गया, उसका काम तो इतने में ही हो गया, इमेजिनेशन में ही उसका सारा हो गया, राइट। उसके बाद आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। स्ट्रेस 3 तरह का होता है, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। हम लोगों ने आज तक ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेस पे बात किया और मैं आज आपको एक सच्चाई और बताऊंगी। फिजिकल स्ट्रेस जो है ना डिजीज नहीं कॉज करता है। तो स्ट्रेस जो होता है 3 तरह का होता है, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस। अब एक एक स्ट्रेस को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्योंकि स्ट्रेस मैंने डिटेल में जानबूझ के लिया है टॉपिक को। मेंटल स्ट्रेस कम्स फ्रॉम क्रिएटिंग और रिमेम्बरिंग डिस्टर्बिंग मेंटल इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिव नेगेटिव आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट such as an irrational fear of being fired or humiliated, harmed, or recalling threatening situations as abusive relationship, etc. कहने का मतलब मेंटल स्ट्रेस मोस्टली इमेजिनरी ही होता है। मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, मुझे कोई स्टार्टअप करना है, मेरे पास कुछ प्लान है, अभी मैंने उसको भी पेपर पे जस्ट लिखा है और मैं उसको मन में बना रही हूँ कि स्टार्ट किया, इतना लगाया पैसा, कल को डूब गया तो क्या होगा, फिर इतने सारे लोग मेरे पे आएंगे चढ़ेंगे, बैंकरप्सी भी हो सकती है, बैंक वाले जिनसे भी लूंगा, मतलब बहुत सारा इमेजिनेशन। मतलब हम उसको क्रिएट करते ही इमेजिनेशन किसी भी चीज़ को लेकर। फ्यूचर आउटकम हो सकता है, या आज मैं जाऊंगी और बॉस मुझे बहुत ज़्यादा फायर करेंगे क्योंकि मुझे 2 दिन से बुला रहे हैं, मैं आ नहीं रही हूँ या जा नहीं पा रही हूँ, या किसी भी सिचुएशन को आप याद करके कि कोई भी अब्यूजिव रिलेशनशिप है अगर, तो आप फिर से सोचते हो कि चलो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ उनके साथ। बट आप जब भी सोचते हो आपके मन में सारी वो जो नेगेटिव आज तक की प्रोग्रामिंग और एक्सपीरियंसेस रहे वो बाहर आने लगते हैं, फिर आप उसमें ड्वेल कर जाते हो। तो ये होता है आपका मेंटल स्ट्रेस, राइट। उसके बाद आता है इमोशनल स्ट्रेस। क्या होता है इमोशनल स्ट्रेस? कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग थ्रेट्स, सीवियर इलनेसेस, वरी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, लिविंग विद अनफेयर कॉम्प्रोमाइज। ये आता है हमारा इमोशनल स्ट्रेस। और आज मैक्सिमम लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो इस स्ट्रेस से सफ़र। किसी को डिजीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी के लाइफ में कुछ होप नहीं रह गया, उसको नहीं लगता वो आगे कुछ कर सकता है। सेल्फ डाउट तो हम सबको बहुत ज़्यादा है, लो सेल्फ लव, लो सेल्फ स्टीम हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है। फियर ऑफ फेलियर हमेशा बना रहता है, क्योंकि आज ना मतलब हम लोगों के टाइम इतना फियर ऑफ फेलियर नहीं था जितना आज के बच्चों को हमने प्रेशर दे रखा। क्योंकि आज के बच्चों को सिखा ही रहा है, जैसे ही बच्चे इस दुनिया में आ रहे तुम्हें ऑन द टॉप होना है, तुम्हें हर चीज़ में परफेक्ट होना है, तुम्हें स्केटिंग आनी है तो तुम्हें ड्राइंग भी आनी है, तुम्हें मैथ्स में भी टॉप करना है, तुम्हें इसमें भी टॉप करना है। मतलब बच्चों में इतनी कम एज में आज फियर है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो घर में पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व करते, लेकिन जैसे वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते वो सब भूल जाते, उन्हें पैल्पिटेशन, घबराहट, और फिर वो जैसे ही निकलते हैं आप उनसे सारा पूछो, उनको सारे आंसर्स आते। आपको पता है क्या होता है? उसके पीछे फियर ऑफ फेलियर है। उसको लगता है अगर नहीं अच्छा किया तो माँ पापा क्या सोचेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि हमने इतना गिल्ट डाल रखा है हम बच्चों को। मैं सिर्फ बच्चों का एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट ये सबके साथ हो रहा है।
राइट। उसके बाद लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, जैसा मैंने अभी बात किया, प्लस हम किसी भी रिलेशनशिप में हो या हम वर्क प्लेस पे हो जहाँ हम एक अनफेयर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप में, वहाँ ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सफरिंग इन बैड रिलेशनशिप, बीइंग फिजिकली और इमोशनली अब्यूज्ड, अंडरगोइंग डिवोर्स, एक्सट्रीम फाइनेंशियल सफरिंग आज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है इमोशनल स्ट्रेस का। डेथ ऑफ लव्ड वंस, बीइंग हेल्पलेस टू एड और कंफर्ट द लव्ड वंस। बहुत बार इमोशनल स्ट्रेस में वो लोग भी चले जाते हैं जो अपने जिनको प्यार करते, उनकी मदद नहीं कर। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी मम्मा के टाइम में इस स्ट्रेस में गई थी क्योंकि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, और अननोइंगली मैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो हम लोग थॉट की बात करते हैं, जो हम लोग डिजीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करने की बात करते, नॉलेज नहीं थी तो हम वही कर रहे थे। और उनकी जो बीमारी थी उससे जितने भी रिलेटेड मिसकंसेप्शन और मिथ थे उस समय मुझे वो सच लगते थे। तो कहने का ये मतलब कि उस चीज़ को मैंने फील किया है कि बहुत हेल्पलेस फील करते हो तो आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। और उनके जाने के बाद ही मुझे थोड़े से मेंटल इमोशनल चैलेंजेस आए लाइफ में, बट आज उसी की वजह से यहाँ हूँ। उसके बाद आता है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस कम्स फ्रॉम एक्सीडिंग नॉर्मल फिजिकल कैपेबिलिटीज दैट लीड टू फिजिकल एग्जॉशन। कहने का मतलब कि जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मेरा स्टैमिना है, अगर मुझसे कोई बियॉन्ड उसके काम लेता है तो दैट कॉजेज फिजिकल स्ट्रेस, राइट। तो इसमें एक फिजिकल स्ट्रेस में एक्सेसिव ड्रिंकिंग, मैं अल्कोहल की बात करूंगी यहाँ पे, ईटिंग, अगर हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाते हैं तो भी वो हमारी बॉडी के लिए फिजिकल स्ट्रेस। और आज मैं आपको एक साइंटिफिक चीज बताती हूँ यहाँ पे। ऐसे हम डॉक्टर्स हैं, मैक्सिमम लोग इस चीज को जानते होंगे। जैसे हमने अभी कुछ खाया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया डाइजेशन के लिए, फिर कोई आया और कोई भी कैलोरी रिच फूड हमें कहा कि अरे एक मीठा खा लो, लड्डू ही खा लो, हमने वापस से उसको खा लिया। आपको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रीस्टार्ट होता है उस खाने को अधपचा अनडाइजेस्टेड ही छोड़ के फिर उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। एंड दैट्स द रीजन कि आज इंडाइजेशन का जो चैलेंज है, जो इशू है, वो बढ़ता क्यों चला जा रहा है। पहले के लोगों को अगर आप देखिएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखिएगा या पेरेंट्स को, तो वो जैसे सुबह खा लिया फिर दिन भर वो चलते थे, उनका वर्क ही वैसा होता था, फिर रात को वो खाते तो 5-6 बजे तक खा लिया करते थे, सूर्य ढलने से पहले, अंधेरा होने से पहले वो लोग खा लिया करते। आज भी बहुत सारे जगहों पे ये चीज़ है जो सूर्य ढलने के पहले खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, हमने उसको चेंज कर दिया कि टिडबिट्स खा रहे। टिडबिट्स कहते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मेरी बात होती है कि आप हर 2 घंटे पे बोलते हो, पर तुमने कहा कि हम कैलोरी वाली बात नहीं करते, हम वो चीज़ खाने के लिए बोलते हैं जिसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, जिसके डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, खीरा बोलते हैं हम खाने के लिए, हम पानी बोलते हैं लेने के लिए, हम वो फ्रूट बोलते हैं जिसमें सिर्फ वाटर है, नो शुगर, इस तरह की चीज़ हम एडवाइस करते हैं। मैंने कहा या दिस इज ट्रू। तो कहने का यही मतलब है कि एक्सेसिव ईटिंग भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए फिजिकल स्ट्रेस कॉज करती है। तो जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की खाने की होगी, हमें खाना भी उतना ही खाना चाहिए। और मैं कहती हूँ ना, डाइट जब भी लो ना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेना है। हम कहीं ना कहीं जो एक जापनीज, मैंने सबसे पहले जापनीज उसमें पढ़ा था कि अपने जितनी हमारी भूख होती है उससे कम खाना चाहिए, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने देता है। एंड दिस इज ट्रू, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारी जितनी भूख है अगर हम उससे थोड़ा कम खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर वर्क करता है। और हम लोगों की आदत क्या होती है, अरे इतना बचने जा रहा है, कहाँ रखा जाएगा इसको, चलो खा लेते हैं। ये नहीं करना है कहीं ना कहीं, राइट। आइए नेक्स्ट पे। तो फिजिकल स्ट्रेस के लिए एक्सेसिव ड्रिंकिंग और ईटिंग भी कहा जाता है। एग्जॉस्टिव फिजिकल एक्सरसाइज, अगर हमें लगता नहीं मुझे अपना वेट कम करना है और बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एग्जॉशन आपको करा रहा है वो भी अच्छा नहीं, वो भी फिजिकल स्ट्रेस कॉज करता है। कॉन्स्टेंट एक्सट्रीम पेन अगर कहीं आपका बना हुआ है, वो भी एक फिजिकल स्ट्रेस कॉज करता है हमारी बॉडी। स्लीप डिप्राइवेशन, आज बच्चों को भी फिजिकल स्ट्रेस भी है क्योंकि वो सोते ही नहीं है, मोबाइल में लगे हैं, या जो भी जिन लोगों को भी आज चैलेंज है। मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं करूंगी, यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रहा है आजकल, स्पेशली लेडीज का ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है। उसके बाद आता है वर्किंग अंडर डेडलाइंस, ये तो हमें पता है, ये तो हमें स्ट्रेस हो ही जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। सम एलर्जीज, ऑल स्ट्रेसेस कैन बी इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड। ऐसा नहीं है कि मेरे में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे पर डिपेंड कर, और हमें सब में से थोड़े थोड़े फीचर्स हम लोगों में हो सकते हैं। तो आज के बाद इस चीज को देखना है हमें कि हम में कौन सा ज्यादा है। मैं इमोशनली ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, मैं मेंटली यूजुअली स्ट्रेस में हूँ, या मैं फिजिकल स्ट्रेस में रहता। जैसे अगर डॉक्टर्स का कहें तो इमोशनली, मेंटली और फिजिकल तीनों ही रहता है, क्योंकि वर्क का हमारा कोई टाइम वो नहीं रहता 24/7। अगर आपका अपना हॉस्पिटल है तो आप 24/7 ऑन इमरजेंसी कॉल होते हैं। अगर आप सर्जन है या
गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो, राइट। उसके बाद क्या होता है कि तो फिजिकल स्ट्रेस तो हो ही गया, इमोशनल और मेंटल बना ही रहता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हमेशा पेशेंट्स का ध्यान में रहता है। व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस? फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, उसमें क्या डिस्टर्बेंस होता है स्ट्रेस से? मेन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन अदर देन नॉट ड्रिंकिंग वाटर इज स्ट्रेस। ये मैंने कल भी शेयर किया था आप लोग को कि डिहाइड्रेशन, सेल डिहाइड्रेशन का पानी कम पीने के अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो इनफ पानी पीती हूँ, और मैं सुनती भी तो मैं कहती हूँ यस आप 8 लीटर पी रहे हो, सफिशिएंट है, फिर भी आपको इतने चैलेंज है। फिर जब बात करती हूँ स्ट्रेस की तो कहते हैं स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है लाइफ में। मैंने कहा अच्छा, इनके सेल डिहाइड्रेशन का रीजन स्ट्रेस है, राइट। क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू डिहाइड्रेशन, वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ फिजिकल डीजेनरेशन, atrophy and डेथ। साइंटिफिकली कंफर्म्ड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन क्या क्या होता है, मैं ये साइंटिफिकली बता रही हूँ क्योंकि हम सभी डॉक्टर्स हैं मैक्सिमम यहाँ पे, उनके लिए बताती हूँ। साइंटिफिकली कंफर्म्ड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन आर: डीएनए डैमेज करता है, lowered immune functions, inability to absorb foods, vitamins and minerals, lack of energy supply from digestion and reduction in efficiency of red blood cells। उसके बाद आता है some emotional manifestations of dehydration। ये तो मैंने आपको बताया, जो आपने देखा ये तो इंटरनल जो हमारे फिजियोलॉजी में को चेंज करता है। अब इमोशनल हमें क्या क्या डिस्टर्बेंस करता है, डिहाइड्रेशन की मैं भी बात कर रही हूँ सिर्फ क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन हमारे लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेके आई। सम इमोशनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिहाइड्रेशन आर डिप्रेशन, जो आज बच्चों में बहुत कॉमन है, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, इरिटेबिलिटी, डिजेक्शन, क्रेविंग्स फॉर कैफीन, अल्कोहल एंड ड्रग्स, एग्रोफोबिया। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहती हूँ ना, ये चैलेंज अगर हम में, हमारे अपनों में या किसी को भी हम देखते, सिर्फ हम हाइड्रेशन अगर मेंटेन करने के लिए उनको बोलते हैं और 5 मिनट्स अकेले में शांति से बैठो, आपको पता है बहुत सारी चीजें कम हो जाएगी। मैंने 2-3 चीजों पे ट्राई किया हुआ, इरिटेबिलिटी पे ट्राई किया, कुछ बच्चों को चैलेंज था, एंग्जाइटी पे और माइल्ड डिप्रेशन में ट्राई किया, गेटिंग मिराकुलस रिजल्ट्स, बिलीव मी डॉक्टर्स। और सबसे पहला जो मैं उसका इन चीजों की जो पेशेंट थी मैं खुद ही थी, क्योंकि जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा और समझा तो मैंने कहा ठीक है, वाटर इनटेक करना मेरे लिए ईजी है, थोड़ा सा मेडिटेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जैसे ही आप ब्रेथ पे फोकस करते हैं, मुझे सबसे सिंपल मेडिटेशन वही लगा आज तक, अपने ब्रेथ पे फोकस करो। और कहते हैं ना, आपका ये प्राण वायु कहा जाता है, हम फाइनाइट हैं, इनफिनाइट से हम कनेक्ट करते हैं थ्रू दिस ब्रेथ ओनली। बच्चों पे खास करके किया है, जो भी कम उम्र की बच्ची आती है हमारे पास, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, जब भी हमें बहुत ज्यादा मतलब टेंशन होता है तो मुझे कैफीन लेने का मन करता है, कॉफी मन करता है पीने का, और मैं 8 से 9 कप कॉफी पीती हूँ डेली। मैंने कहा स्टॉप करिए बच्चा, उसकी जगह को रिप्लेस करिए वाटर से, राइट। तो ये इमोशनल मैनिफेस्टेशन है डिहाइड्रेशन का। पहले हम लोगों ने साइंटिफिकली फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखा, इमोशनल मैनिफेस्टेशन, सिर्फ सिंपल डिहाइड्रेशन इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी में करती है। और आज अगर आप मेरे पास आते, जब मुझे अगर इसकी नॉलेज नहीं होती, तो आप डिप्रेशन के लिए मेरे पास आएंगे तो मैं आपको एंटी डिप्रेसेंट दूंगी, आप एंग्जाइटी के लिए आएंगे तो मैं आपको एंग्जियोलाइटिक दूंगी, और जब मैं ड्रग्स बंद करूंगी तो 2 ही चीज होगी, या तो आपके सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाएंगे और या फिर वो रिकर हो जाएंगे, और मैं आपको पूरी लाइफ इसी चीजों पे रखूंगी। तो ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को कि हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसका रूट कॉज क्या है। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट से हमें ऊपर उठना होगा डॉक्टर सब। मैं कहती हूँ ना, अभी तक डॉक्टर है, अब हीलर बनना होगा हम लोग। रियलिटी में पेशेंट को हील करना होगा हमें, उनके रूट कॉज तक जाकर, राइट। उसके बाद आता है साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड फिजिकल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। ये तो हम लोगों ने जाना अंदर फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, इमोशनली हम लोगों ने जाना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साइंस क्या क्या मिलेंगे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन। एक सिंपल डिहाइड्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो कि स्ट्रेस से होता है और लैक ऑफ वाटर इनटेक से होता है, राइट। उसमें हमें मिलेगा फाइब्रोमाइल्जिया, एस्थमा, मैं नहीं जानती थी कुछ समय से पहले इन चीजों, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं सिर्फ हाइड्रेशन मेंटेन करके। उसके बाद आता है जितनी भी एलर्जीज हैं, इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स, क्रॉनिक आर्थराइटिक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, angina and strokes, ear related symptoms, dizziness, equilibrium problems, deafness, विजुअल प्रॉब्लम्स, कैटरेक्ट एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये सारे फिजिकल साइंस है डिहाइड्रेशन। आज इसमें हम लोग कितनी सारी दवाइयां खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिनको ये चैलेंजेस हैं भी, उनको सिर्फ अगर हम कहते हैं कि आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा लो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, आप अपने साथ मेडिटेशन
नहीं भी हो पाता है आपसे, अगर आपको लगता है आप क्वाइटली नहीं बैठ पाते हो फॉर फ्यू मिनट्स भी, तो आप अपने ब्रेथ पे फोकस करो. दैट इज वेरी 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 गुड. और मैं कहती हूँ ना कि एक बार करके नहीं उठना है, जब भी थोड़ी देर के लिए, मैं कहती हूँ 1 घंटे काम करो, अलार्म लगा लो, 2 मिनट अपने साथ अपनी सांसों के साथ बिताओ, आप उसका मिरेकल देखना. एक बार मैं किसी मास्टर को सुन रही थी, वो ब्रेथ पे ही काम करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया था. उन्होंने कहा अपने हाथ पे एक हार्ट या कोई चीज बना लीजिए लेफ्ट हैंड पे. अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड में बनाइए, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप लेफ्ट हैंड पे बना लीजिए. जब भी आप कोई काम करने जाएं तो आपको वो हार्ट दिखेगा, तो आपको याद आएगा कि हमको कॉन्शियसली ब्रीथ करना है. और ये एक्सरसाइज हम लोगों ने उनके कहने से 7 डेज का टास्क लिया. एंड बिलीव मी, मैं उतना एनर्जेटिक मैंने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं किया जो फर्स्ट वो 7 डेज का जब हम लोगों ने चैलेंज लिया था उसमें किया मैंने. क्योंकि उन्होंने दिया था कि एवरी 2 आवर्स पे हमें कॉन्शियस ब्रीथ करना था. आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, आप खुद फील करिएगा, आपका एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है. राइट. तो ये आ गया हमारा, आज हम लोगों ने जाना है इसका फिजिकल साइंस, साइंटिफिकली. अब आते हैं नेक्स्ट पे. इट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ्स बट हाउ वी रिएक्ट टू व्हाट हैपेंस, दैट इन्फ्लुएंसेस आवर स्ट्रेस लेवल. जैसा कि मैंने अभी पहले भी इस चीज को बोला कि स्ट्रेस बुरा नहीं है अगर हम उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, बट यूजुअली वी रिएक्ट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. तो रिएक्ट नहीं करना है हमें. जैसे एग्जाम्पल दिया कि मैं हाइपर एक्टिव हो जाऊंगी किसी सिचुएशन में, दिव्यांशु दी उसी में कूल और काम रहेंगे, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो आपको हार्म नहीं कर रहा कहीं से. शॉर्ट टर्म स्ट्रेस डज नॉट कॉज एनी डैमेज, क्योंकि बने थे ना, हमारी बॉडी वैसी बनी है कि डेंजर आएगा, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाएंगे, डेंजर जाएगा, ये बैक हो जाएगा. उसके बाद फिर वंस इन अ ब्लू मून कभी शेर आएगा, चीता आएगा. अभी क्या है, 1 by 1 1 by 1, मतलब रिलैक्सेशन फेज ही नहीं आ रहा. ये बना ही था स्ट्रेस रिलैक्सेशन फेज लंबा, फिर एक स्ट्रेस आएगा, फिर एक रिलैक्सेशन फेज. अभी क्या, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, नो रिलैक्सेशन फेज. नॉट इन अ डे की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने मंथ्स और ईयर्स की बात कर रही हूँ. अगर हेल्थ चैलेंज हमें हुआ है और कोई ऐसी डिजीज जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है, तो आप जान लीजिए कि बहुत लंबे टाइम से आपके मतलब लाइफ में ना रिलैक्सेशन का फेज ही नहीं आया. जो हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट ही नहीं हुई है, तभी आज इतना बड़ा चैलेंज हमारी लाइफ में आया. राइट. यू कैन नॉट लिव अ लाइफ कंप्लीटली फ्री ऑफ स्ट्रेस, ये पॉसिबल ही नहीं है, बट यू कैन लिव फ्री फ्रॉम डैमेजिंग स्ट्रेस. आप स्ट्रेस के डैमेज से अपने को बचा सकते हैं और वो हमारे हाथ. एक बहुत ही सुंदर कोट लगता था मुझे, मैं वो लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए. जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इसको मतलब ही नहीं समझ में आया पहले, और मैंने इसको कितनी बार पढ़ा, फिर मुझे लगा नहीं, थोड़ा था और 1-2 दिन बाद पढ़ूंगी. और बिलीव में मुझे दूसरी बार में ये बात समझ में आई कि अवॉइड ट्राइंग टू मैनेज स्ट्रेस. कभी भी स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश मत करिए. दिस अप्रोच कुड किल यू. इंस्टेड गेट रिड ऑफ द कॉज ऑफ द स्ट्रेस इन योर लाइफ. हम लोग पूरे टाइम स्ट्रेस को मैनेज करने में लगे रहते हैं, इसीलिए हम बाहर ही नहीं निकल पाते उस चीज से. एक से निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं, रूट कॉज पे काम ही नहीं करते हम कि स्ट्रेस क्यों आ रहा है मेरी लाइफ में. आज स्ट्रेस का एक अगर सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं तो प्रोक्रास्टिनेशन है. प्रोक्रास्टिनेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि होता क्या, डेडलाइन अगर मुझे मिला कि मुझे एंड ऑफ नवंबर में मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स के लिए. अच्छा आज 1 नवंबर है ना, एंड ऑफ में इसमें देना है, आराम से करूंगी. 15 गया, 20 गया, 25 को ध्यान आता, अरे यार अब क्या होगा, सारे डॉक्टर्स हैं, मुझे अप टू द मार्क काम करना होगा, मुझे और भी चीजें पढ़नी थी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है. ये मैंने इनवाइट किया है, किसी और ने नहीं. आज प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस का. अगर मुझे मिला 30 नवंबर को मुझे प्रेजेंटेशन देना, तो मैं क्यों ना 10th तक रेडी कर लूँ, ताकि मैं अपने को इस डेडलाइन के फियर से बचा सकूँ, डेडलाइन स्ट्रेस से बचा सकूँ. ये, और मैं आज आपको एक चीज और बताती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन चाहने से नहीं जाता है, क्योंकि वो एक पैटर्न बना होता है, इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हर चीज में. अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको पैटर्न ब्रेक करना होता है. अगर आपके बच्चे में या आपके अपनों में ये हैबिट है तो आप उसको कितना भी डांट लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, वो चूंकि एक पैटर्न है इसलिए वो वैसे ही बिहेव करेगा. बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्ट्रेस का, तो क्यों ना उसके पैटर्न को हमें ब्रेक करना. और उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. हम लोग कहते हैं कि देखो उस बच्चे का, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो क्योंकि ज्यादातर बच्चों के लिए हम लोगों ने बात किया है, कि देखो उसको पेन ड्रिवन है कि प्लेजर ड्रिवन है बच्चा. अगर पेन ड्रिवन है तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको लाइफ का पेन दिखा दो. तो पेन को अवॉइड करने के लिए, नहीं भाई मुझे ये पेन नहीं चाहिए लाइफ में, फिर वो चीजों को करने लगेगा. ये माइंड के अंदर जो हम लोग कहते हैं ना चेंजेस करना, शब्दों से माइंड प्रोग्रामिंग को चेंज करना, ये पूरा न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली,
ये साइंस जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अवॉइड ट्राइंग टू मैनेज स्ट्रेस, दिस अप्रोच कुड किल यू, इंस्टेड गेट रिड ऑफ द कॉज ऑफ द स्ट्रेस इन योर लाइफ। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, अगर आप अपने रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस को डिलीट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, तो लेट गो करना शुरू करिए हर चीज, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। क्योंकि टेंशन पास्ट देता है, एंजाइटी जो हमें होती है वो फ्यूचर को लेके होता है। हमें एंगर का जो इमोशन है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा हमारा पास्ट से रेफरेंस उठता है, और एंजाइटी हमें फ्यूचर को लेके होता है। तो ये जितने भी इमोशंस है, अगर आपको एंगर से छुटकारा पाना है, एंजाइटी से पाना है, वरी से पाना है, टेंशन से पाना है, तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, आप सोचिए ना, आपका पास्ट डिलीट कर दिया डिविनिटी ने आज, और फ्यूचर उन्होंने पढ़ाया ही नहीं हमें, फ्यूचर जैसी कोई चीज नहीं होती, पास्ट था डिलीट हो गया, अब से प्रेजेंट मोमेंट है। तो ईमानदारी से सोचिए ना, अभी अगर हम सिर्फ प्रेजेंट में आ जाए तो हमारी लाइफ में कोई पेन नहीं है, हमसे ब्लेस्ड पर्सन नहीं है इस दुनिया में कोई, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, ये ब्लेसिंग्स हम फील कर पाएंगे फिर, राइट। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को मैं अगर कहूँ कि स्ट्रेस का रीजन जो है, उससे अगर हमें बाहर निकलना है, तो ये 3 चीजों को अगर हम अपनी लाइफ का मंत्र बना लेते हैं, मूल मंत्र, तो आप बहुत हद तक स्ट्रेस से बाहर निकल आए। हमारे साथ यही होता है, हम चीजों को लेट गो नहीं कर पाते। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में। मैं अगर बोलूँ ना, तो मैं जैसे ऐसे भी बैठी हूँ ना, दिस इज प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। तो हम लोग कैसे बिहेव करते हैं मैं आज आपको बताती हूँ। ये भी मैं किसी मास्टर को सुन रही थी, तो कहते हैं कि वी आर लिविंग लाइक अ पेंडुलम, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर। एक बार जब कुछ आता है तो थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट में आते हैं, फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा पेंडुलम। तो हमें इसको रोकना है, समझना है, और ये तभी हो पाएगा जब हम थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, अपने साथ कुछ समय बिताना शुरू करेंगे। कहते हैं ना, कुछ समय बिताओ गुजरात में, कुछ समय बिताओ महाराष्ट्र में, मैं कहती हूँ कुछ समय बिताओ अपने साथ में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर हमें अपनी लाइफ से चीज़ों को, पेन को, सफरिंग को कम करना है, क्योंकि हमारे पास सारे पावर्स हैं, राइट। तो आज का जो सेशन है वो इतना ही था। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स